ये रास्ता सामने दिखाई दे रहा है। जी दिनेश जी, विवेक जी के पास आता हूँ। वैसे बायकॉट का सिलसिला विवेक जी इंडिया गठबंधन ने स्टार्ट नहीं किया है, ये तो बीजेपी ने स्टार्ट किया था। एनडीटीवी का ओपन बायकॉट था, कोई बीजेपी वाला आता ही नहीं था बड़ा नेता उसके ऊपर, मैं आपको बताऊं, ये लंबे समय की कहानी है। तो ये बायकॉट जिसकी आज ये बात करते हैं बीजेपी वाले की, ये दोबारा से इमरजेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया का दमन कर रहे हैं, तो शुरुआत तो उन्होंने खुद की थी। शायद अपने दिन भूल जाते हैं, इन्हें शायद याद नहीं रह पाता कि हर परिपाटी की शुरुआत इन्होंने ही की है देखा जाए तो। लेकिन मोदी जी जहां पर सनातन की बात कर रहे थे विवेक जी, वहां पर खाली कुर्सियां उनका स्वागत कर रही थी, हजारों में, सैकड़ों में नहीं, हजारों के अंदर। और शायद ये भी एक तिलमिलाहट है कि अब मैं बात करता हूं, चाहे वो सनातन की बात करूं या कोई और बात करूं, हालात तो ऐसे हो गए कि उन्हें इंडिया कहने में अब शर्म महसूस होती है। तो कभी इंडिया अलायंस कहते हैं, कभी घमंडिया कहते हैं। उन्हें एक बात का एक एहसास हो गया है कि मुझे इंडिया वर्ड नहीं कहना है। इंडिया मुंह से निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इंसल्ट हो जाए, बेइज्जती हो जाए। एक देश का प्रधानमंत्री अपने देश का नाम लेने में फख्र महसूस ना करता हो, शर्म महसूस करता हो, तो कहीं ना कहीं लोग तो देख रहे हैं ना। वो अंग्रेजी की एक कहावत है, हमारे मित्र ऑस्ट्रेलियन मित्र हैं जो वहां पर पॉलिटिशियन है, कहते हैं इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन, एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन। तो वो किसी नजर से बच नहीं सकते हैं। लेकिन शायद लोग भी एक संकेत दे रहे हैं कि जो आया है, प्रकृति का नियम है, वो जाएगा भी देर सवेर, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। बस ये है कि जनता उसको पुश आउट कर देती है। विवेक जी दिनेश जी, जहाँ तक बॉयकॉट वाला सवाल है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इसमें कुछ भी मीडिया के खिलाफ है, क्योंकि मीडिया या फिर पत्रकार तो वो कहलाता है जो सत्ता से सवाल पूछे और जो सत्ता को सच का आईना दिखाए। लेकिन ये जो सारे पत्रकार है जिनके शोज में नहीं जाना, इस तरह का निर्णय इंडिया अलायंस ने लिया है, ये पत्रकार बाय डेफिनेशन ये पत्रकार नहीं है, ये प्रचारक है, ये बीजेपी के और संघ के प्रचारक है। इसलिए इनको प्रेस फ्रीडम के लिए क्वालिफाई करते ही नहीं है। मान लीजिए कि कोई किसी एक आइडियोलॉजी का मुखपत्र है, कोई भी आइडियोलॉजी रहे, चाहे आरएसएस की रहे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, वहां पर काम करने वाला जो रिपोर्टर या फिर जो भी होता है वो बाय डेफिनेशन पत्रकार नहीं होता, वो उस आइडियोलॉजी का प्रचारक होता है। तो ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना ये कोई प्रेस फ्रीडम के खिलाफ कोई स्टेप लिया है, इस तरह से इसका नैरेटिव नहीं बन सकता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। वैसे भी वहां जाकर फायदा कुछ नहीं है, वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, वो दूसरा साइड जो है उससे कुछ लेने की उनमें एक क्षमता नहीं है, या फिर उनकी मेंटेलिटी भी नहीं है। ये जहां तक मोदी जी के वो घमंडिया और कहने का सवाल है, इन्होंने अभी जो G20 समिट हुआ और बुकलेट निकाले, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मूलतः ये बात ही बहुत बोगस है कि इंडिया एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जिस देश में 85% लोग 2000 सालों तक, जैसे भागवत जी खुद कहते हैं, जानवरों जैसा सलूक जिनके साथ किया गया, उस देश में डेमोक्रेसी थी, वो देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इस तरह की बात करना बहुत ही घटिया बात है। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ डेमोक्रेसी है जहाँ पर 85% लोगों को कोई आवाज ही ना हो, उनको कोई से ना हो, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2000 साल तक आप खुद कह रहे हैं। तो ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाली जो किताब है उसमें उन्होंने भारत दैट इज इंडिया ऐसा लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत है वो उन्होंने रिवर्स करके भारत दैट इज इंडिया। आपको ध्यान होगा मोदी जी ने जब ये भारत इंडिया की बात चली थी, उस समय मोदी जी ने अपने पार्टी को 1 दिन बाद ही या 2 दिन बाद ही ये सलाह दी थी कि भाई इस मुद्दे को बहुत ज्यादा मत उठाओ। उन्होंने जैसे सनातन धर्म के मुद्दे को उठाओ ऐसा कहा था, वैसे उन्होंने ये भी बताया था कि ये इंडिया भारत वगैरह इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो तुरंत समझ गए थे कि ये जो मुद्दा है काउंटर प्रोडक्टिव है, तो इससे कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा, ये समझ में आ गया था उनको। लेकिन बात निकल गई थी, तीर जो है कमान से निकल गया था। तो ये बात उन्होंने खुद ही, वो जितने भी भाषण है उनके, उसमें कई बार वो इंडिया ही कहते हैं। अब उनको ये बात, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हर बार कि उनके मुंह से इंडिया शब्द न निकल जाए। लेकिन कई बार आजकल वो लड़खड़ाते हैं भाषण करते हुए, कई शब्दों का उच्चारण गलत हो जाता है, तो ये भी हो सकता है कि उनकी जुबान से इंडिया शब्द निकल जाए।
तो फिर ऐसे समय में उनको अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपने आप को उस स्थिति में ला लिया। जहां तक आज की स्थिति का सवाल है, देखिए इतना फर्क आया है 2019 से आज के बीच में। एक तो मोदी जी का जो अपील है, मोदी जी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है, उसका असर बहुत कम हुआ है। ये लोग कुछ लोग अभी भी यही इसी बात को दोहराते हैं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल बरकरार है। मैं इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, अभी उनके भाषणों में भी बोरियत आ गई है। लोग उनका भाषण भी सुनना नहीं चाहते, और वो 1-1.5 घंटे से कम बात नहीं करते। तो इतनी फुर्सत नहीं है आज लोगों के पास कि 1.5 घंटा, और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा भाषण करते, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई जोक नहीं होता है, कोई ह्यूमर नहीं होता है, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही प्रखर भाषा में बात करते हैं, जो 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 1.5 घंटा बात करते हैं। बहुत सारे बदलाव आए हैं। मोदी जी को ये पता है कि 2019 में अपोजिशन बिखरा हुआ था, आज इकट्ठा आया है, जिसको वो घमंडिया कहते हैं। उसको बहुत अच्छा रिटॉर्ट जो है हमारे जयराम रमेश साहब ने दिया है। उन्होंने उनके जो एनडीए अलायंस है उसके आगे गौतम अडानी का जीए लगा दिया है, उसको गंदा बना दिया है। अब आप जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उस भाषा में आपको जवाब मिलेगा, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। गौतम अडानी एनडीए तो गंदा हो जाता है वो तो अब इस तरह इस लेवल पर डिस्कोर्स आप ले गए हैं, आप भुगतिए, आपको भी इस तरह की भाषा अभी सुननी पड़ेगी। लेकिन जो बदलाव आए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे हैं, ये इतने अभी सीरियस हो गए हैं। और धर्म का जो मुद्दा है, लोग इस देश के धर्म के मुद्दे को कभी भी इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे। मतलब जिस समय धर्म का जो ध्रुवीकरण है वो चरम सीमा पर था 1947 में, जब 10 लाख लोगों को मारा गया, मतलब हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमान ने, उस समय भी हिंदू महासभा को कुछ नहीं मिला था। इस स्थिति में जो देश था उस समय, उस समय भी हिंदू महासभा और हिंदुत्व वाले लोगों को कुछ नहीं मिला। तो ये जो पिछले 8-10 सालों में प्रोपेगेंडा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके इन्होंने आर्टिफिशियली एक जो माहौल बनाया है, उसका एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ है। वो अंदर से लोग इंटरनलाइज नहीं किया है, लोगों ने हिंदुत्व इंटरनलाइज नहीं किया है, लोगों ने हेट, तो वो उसका एक शेल्फ लाइफ है, वो खत्म होते आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जब अपोजिशन का अलायंस बना है, तो आप देखिए अपोजिशन का इनका मत प्रतिशत जो था 2019 में वो 38% था। अब तो जो बाकी जो बचे 62% है वो अपोजिशन की तरफ थे। अब उस समय बिखरा हुआ अपोजिशन था। आज अगर इकट्ठा अपोजिशन आया है, वो 62 में से अगर 45% भी वो ले लेते हैं, आप 17% छोड़ दो, 17% किसी और को मिल जाए, वो 62% में से 45% भी अपोजिशन इकट्ठा मिलकर ले लेता है, तो मोदी जी की दुकान तो बंद है, भाजपा की दुकान तो बंद है। इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए अब डेस्परेट हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो अब ये जो सनातन धर्म वाला मुद्दा है वो उठाकर अभी उसी की बात कर रहे हैं। भोपाल में सनातन धर्म की बात कर रहे थे, उनको क्या हक है कि भोपाल में वो सनातन धर्म की बात करें? वहां पर वो महात्मा गांधी का उदाहरण दे रहे थे कि महात्मा गांधी जैसे लोग सनातन धर्म को मानते थे और ये लोग सनातन धर्म को खत्म करने पे तुले हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को खत्म किया, उसका महिमा मंडन करने वाली, उसको देश प्रेमी बताने वाली, उसको देश सेवक बताने वाली जो एक तथाकथित साध्वी है, वो क्या नाम उसका, वो प्रज्ञा ठाकुर, उसको टिकट दिया, उसको आपने टिकट दिया और उसको चुनवा के लाया और उसको पार्लियामेंट में भेजा। आपको क्या हक है सनातन धर्म की बात करने का? तो ये सारा करप्शन की बात करना और सारे करप्ट लोगों को अपने पार्टी में ले लेना, एमएलए की खरीद फरोख्त करना, और अदानी जैसे और मेहुल कुमार ऐसे कई लोगों को, इस देश के लाखों करोड़ रुपए जिन्होंने लूट लिए और देश छोड़कर भाग गए, ऐसे लोगों को एक सपोर्ट करना, ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देना, ये लोगों ने इतने सालों में देखा है, जिससे लोगों का मत उनके बारे में बदल गया है। और वो 2024 के इलेक्शन के आते आते जैसे ही ये कैंपेन बढ़ेगा आगे, वो और बहुत ज्यादा सख्त लोगों का मत होगा। इससे डरकर वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन पैरों तले जमीन खिसक रही है। अब एक ही उनके पास एक इलाज बचा है, जो मैं किसी एक पैनल 2 मिनट में बात करूंगा, खत्म करूंगा। किसी एक पैनल डिस्कशन में था, वहां के उनका जो एक ऑडियंस में से किसी व्यक्ति ने कहा कि क्या मोदी जी ऐसा अपील कर सकते हैं कि भाई मैं अभी ये मेरा आखिरी टर्म होगा, इसके बाद मैं पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लूंगा, 5 साल आपको मुझे
आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। इस तरह का कोई इमोशनल अपील अगर मोदी जी करते हैं तो शायद वो उनके पास एक अस्त्र बचा है, वो शायद वो इस तरह का कोई अपील कर सकते हैं और जिसका परिणाम हो भी सकता है, कौन जाने। तो अभी मोदी जी के पास क्या बचा है ये हमें देखना पड़ेगा, आने वाले समय में पता चलेगा। दिनेश जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं